जय हिंद बालकों, मैं डॉक्टर अनित कुमार पांडे फिर आपके सामने। आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आपका स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन की सिचुएशन में आप घर पे मन लगा करके पढ़ रहे होंगे, अपनी रैंक को लगातार इम्प्रूव कर रहे होंगे और जो भी आपके लो फॉल्स होंगे उनको आप दूर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप जिस भी माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, अपने प्रॉब्लम डाउट्स जो कुछ भी है वो आप हमको भेज रहे होंगे और भेज करके आपके सोल्यूशन आप तक पहुंच रहे होंगे। हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, चाहे वो फिजिक्स की फैकल्टी हो, केमिस्ट्री की हो, मैथमेटिक्स की हो, बायोलॉजी की हो, सारी फैकल्टी आपके साथ काम करे और हमारी पूरी टीम न्यू एसीएनआई और शारदा क्लासेस आपके साथ पूरे तन मन धन के साथ लगी हुई है। जितना हमारे लिए संभव है हम उतना आपके साथ खड़े हैं। चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या प्लेन ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो क्या है ऑक्सीडेशन, इस बात को हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन आज का टर्म नहीं है, बड़ा पुराना टर्म है और मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग कंसेप्ट जो भी हमारे पास अवेलेबल था उसके थ्रू इसको डिफाइन किया गया। जैसे अगर मैं पुराने ज़माने में बात करूं कि ऑक्सीडेशन क्या है, तो साइंटिस्टों ने ये तय किया कि किसी एलिमेंट, कंपाउंड, आयन या किसी केमिकल स्पीसीज में ऑक्सीजन का ऐड होना, किसी नॉन मेटल का ऐड होना, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, या आप ये कह सकते हैं किसी पीरियोडिक टेबल में राइट साइड के एलिमेंट का ऐड होना, ये सभी घटनाएं उस केमिकल स्पीसीज का क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा सबसे पुराना या ओल्ड कंसेप्ट था जो कि एलिमेंट पर आधारित था या बेस्ड था। इसी तरीके से अगर इसी केमिकल स्पीसीज में से हाइड्रोजन निकलती हो, कोई मेटल निकलता हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकलता हो या लेफ्ट साइड का एलिमेंट निकलता हो, तो इस घटना को भी हम लोग क्या कहते हैं, आपका ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन ये दोनों कंसेप्ट बड़े ही पुराने हैं, ओल्ड कंसेप्ट, बट ऑर्गेनिक में इसका यूज आज भी देखने को मिलता है। कैसे, देखिए हमने एल्केन लिया, एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल करके इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर लिया। सपोज करो ऐसे हमने इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर लिया, ये ऑक्सीडेशन है। फिर हाइड्रोजन निकाल करके इसको एसिटिलीन में कन्वर्ट कर लिया, ये भी ऑक्सीडेशन है। क्यों ये ऑक्सीडेशन है? क्योंकि लेफ्ट से राइट अगर आप जा रहे हैं तो आप हाइड्रोजन को निकालते चले जा रहे हैं और डीहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का निकलना स्पीसीज से क्या बताता है, ऑक्सीडेशन को बताता है। यही अगर आप वापस लौट आए, एल्काइन से एल्कीन में आए, एल्कीन से एल्केन में आए, तो आप यहाँ हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को ऐड करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये एक पुराना कंसेप्ट है। इसी को हम अगले एग्जाम्पल पर भी देख सकते हैं। जैसे किसी केमिकल या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मोस्ट रिड्यूस फॉर्म होती है वो एल्केन्स होते हैं। इन एल्केन को आप अल्कोहल में बदल दो, इस अल्कोहल को आप एल्डिहाइड में बदल दो, एल्डिहाइड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दो और कार्बोक्सिलिक एसिड को CO2 गैस में बदल दो। तो लेफ्ट से राइट जाने पर आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन है, यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल है, यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन है, यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल है। तो कुल मिलाकर के लेफ्ट टू राइट कौन सी सीरीज बनी है, ऑक्सीडेशन की सीरीज बनी हुई है। और अगर आप वापस लौट आए तो ये रिडक्शन है, यानी आप कह सकते हैं कि कार्बन की जो मोस्ट रिड्यूस फॉर्म है वो एल्केन है, जबकि कार्बन की जो मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कुल मिलाकर के लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाने के लिए आपको जो स्पीसीज चाहिए उन्हीं स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इन कंपाउंड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसी ओल्ड कंसेप्ट का एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मैं टॉलुइन ले लूं, टॉलुइन को ले लूं, इसी टॉलुइन को हम बेंजाइल क्लोराइड में बदल दें, इसी को हम बेंजल क्लोराइड में बदल दें, इसी को हम बेंजो क्लोराइड में बदल दें, तो ये पूरी घटना किसकी है? आपका ऑक्सीडेशन की है। और अगर आप वापस लौटेंगे तो ध्यान रखिएगा ये घटना किसकी है? आपका रिडक्शन की। तो कुल मिला के हम ये इस बात पे कंफर्म हो गए कि किसी केमिकल स्पीसीज में ऑक्सीजन कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ऐसा एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, साइज छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ऐसा कोई भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐड करते हैं तो उस स्पीसीज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन अगर यही केमिकल स्पीसीज में से हम हाइड्रोजन निकालते हैं, मेटल निकालते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकालते हैं, लेफ्ट साइड का एलिमेंट निकालते हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, बिग साइज, साथ ही साथ आप कह सकते हैं लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एलिमेंट कंपाउंड या आयन या केमिकल स्पीसीज से निकालते हैं, तो भी ये घटना किसकी कहलाएगी? ऑक्सीडेशन की कहलाएगी। बात थोड़ी सी आगे बढ़ी तो इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने अगले कंसेप्ट का सहारा लिया, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी कहते हैं। तो किसी केमिकल स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या डी इलेक्ट्रोनेशन किसी केमिकल स्पीसीज से, ये किसके नाम से जाना जाएगा? ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाएगा। पकड़ेंगे कैसे कि डी इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है? तो अगर पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ रही है या फिर नेगेटिव चार्ज की संख्या घट रही है या साइज घट रहा है, तो इन सभी सिंबल से हमको क्लियर हो जाता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? डी इलेक्ट्रोनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और डी इलेक्ट्रोनेशन ही क्या है? ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा बोल दोगे इलेक्ट्रोनेशन, तो वो क्या है? आपका रिडक्शन है। तीसरा कंसेप्ट आता है जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट कहते हैं। तो मैंने कह रखा है कि अगर किसी केमिकल चेंज के दौरान किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो भी घटना क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन कहलाएगी। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो घटना क्या कहलाएगी? रिडक्शन कहलाएगी। रेडियो एक्टिव डीके में मैंने बताया है कि अगर बीटा पार्टिकल का लॉस हो रहा है रेडियो एक्टिव डीके में तो घटना क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। अल्फा का लॉस हो रहा है, घटना क्या कहलाएगी? रिडक्शन। तो कुल मिलाकर के ऑक्सीडेशन के लिए मोटा मोटा 4 पॉइंट हम दिमाग में रखेंगे कि किसी केमिकल स्पीसीज मतलब मॉलिक्यूल, आयन, एटम, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, नॉन मेटल जुड़ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए, राइट साइड का एलिमेंट जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन, या किसी केमिकल स्पीसीज से हाइड्रोजन निकल जाए, मेटल निकल जाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल जाए, लेफ्ट साइड का एलिमेंट निकल जाए, तो भी घटना क्या? ऑक्सीडेशन की। डी इलेक्ट्रोनेशन होगा तो भी घटना क्या? ऑक्सीडेशन की। पॉजिटिव चार्ज बढ़े या नेगेटिव चार्ज घटे तो भी घटना कहाँ की? ऑक्सीडेशन की। बीटा पार्टिकल का लॉस हो तो भी घटना कहाँ की? ऑक्सीडेशन की। और लास्ट में मैंने कह दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़े तो भी घटना या फिनोमेना काहे का? ऑक्सीडेशन का। और जो ऑक्सीडेशन कराएंगी स्पीसीज रिएक्शन की उनको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको हम लोग एक सीरीज में पढ़ेंगे। एल्केन के लिए, एल्कीन एल्काइन के लिए, अल्कोहल के लिए, एल्डिहाइड कीटोन के लिए कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसका क्या क्या है फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। तो अगर एल्केन की ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो ये स्टेबल होते हैं। एल्केन्स आर स्टेबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और K2Cr2O7। ये जल्दी इससे ऑक्सीडाइज नहीं होते। लेकिन ऐसी एल्केन जिसके पास टर्शरी या 3 डिग्री हाइड्रोजन हो
तो ये KMnO4 या K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर के टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता। बस केवल यही एल्केन होता है, बाकी सब रेजिस्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं। किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 या K2Cr2O7 के द्वारा। चलेगा। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। चलिए, अब अगर हम लोग ऑक्सीडेशन देखें दूसरा एल्कीन और एल्काइन का, तो आप इसमें देखेंगे कि जो पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, जो 12th सिलेबस लेवल पर है, IIT नीट लेवल पर है, उसमें सबसे पहला और पॉपुलर है बेयर्स रीजेंट। कहते हैं 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन को ये सिन एडिशन देता है, लाइट पिंक कलर का होता है, और जब ये रिएक्शन देगा तो पिंक कलर गायब हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। इसलिए ये ऑलिफिनिक और एस्टाइलिक बॉन्ड की प्रेजेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, अनसेचुरेशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर है या बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो ऐसी स्थिति में हमको ये रिएक्शन नहीं मिलती। फिलहाल दूसरा वाला ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये भी अल्कलाइन मीडियम में यूज़ किया जाता है और ये भी सिन एडिशन देता है। ये भी डाइऑल बनाएगा, विस्नल डाइऑल बनाएगा एल्कीन के केस में, और डाइकीटोन का फॉर्मेशन करेगा एल्काइन के केस में, ठीक वैसे ही जैसे कि बेयर्स रीजेंट करता था। ये भी सिन एडिशन, ये भी सिन एडिशन। एल्कीन में ये भी डाइऑल, ये भी विस्नल डाइऑल देगा। एल्काइन के केस में ये डाइकीटोन, तो ये भी डाइकीटोन देगा। दोनों करीब करीब एक जैसा फंक्शन रखते हैं, दोनों ही सिन एडिशन देते हैं। अब डिटेल में बात करें। तीसरा अगर देखो तो यहाँ पर है ऑक्सीडेशन विथ परऑक्सी एसिड। तो जितने भी परऑक्सी एसिड्स होते हैं ये मल्टीपल बॉन्ड पर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो हाइड्रोलिसिस पर एंटी विस्नल डाइऑल बनाता है। चलेगा। तो सब एंटी विस्नल डाइऑल बनाएंगे, चाहे वो परऑक्सी एस्टिक एसिड हो, परऑक्सी बेंजोइक एसिड हो, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड हो, परऑक्सी फॉर्मिक एसिड हो, ये सब। इसके बाद चौथा वाला है ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लेकर के चलें, तब एल्कीन और एल्काइन पर क्या फर्क पड़ेगा। लास्ट वाला जो बहुत ही पॉपुलर है, ऑक्सीडेशन विद क्या आपका ओजोन। इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग एल्कीन और एल्काइन को डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं। दो प्रकार का होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और दूसरा क्या, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले आते हैं बेयर्स रीजेंट पर 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन पर, जो कि सिन एडिशन देता है। एल्कीन के केस में विस डाइऑल बनाएगा, एल्काइन के केस में डाइकीटोन बनाएगा। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहला लेते हैं हम लोग बेयर्स रीजेंट, और बेयर्स रीजेंट जो होता है लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन होता है। खास तौर से अगर 1% अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 को अगर ले तो उसको हम लोग बेयर्स रीजेंट कहते हैं। खास बात इस रीजेंट की ये है कि अगर इसको कहीं एल्कीन मिलेगा तो वो उसे विस डाइऑल में कन्वर्ट करेगा, और अगर एल्काइन मिलेगा तो ये डाइकीटोन्स में बदलता है। मैंने यहाँ 3-4 पॉइंट दिया है। सबसे पहले इस रिएक्शन को, जो कि एल्कीन और एल्काइन के साथ होती है, इसे हम टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं। दूसरी बात, ये क्लियर कैसे होता है, ये पिंक कलर को डीकलराइज कर देता है एल्कीन और एल्काइन। सो अगर दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑलिफिनिक बॉन्ड है और एस्टाइलिक बॉन्ड है, ऑलिफिनिक बॉन्ड का मतलब मेन चेन के कार्बन कार्बन एटम के बीच का डबल बॉन्ड ऑलिफिनिक, और मेन चेन के कार्बन कार्बन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड एस्टाइलिक बॉन्ड कहलाता है। अगर ये बॉन्ड मौजूद है तो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड अगर है तो वो 1% अल्कलाइन KMnO4 के पिंक कलर को डीकलराइज कर देगा बाय फॉर्मिंग विस डाइऑल ऑन दैट मल्टीपल बॉन्ड ऑलिफिनिक पर, और अगर ट्रिपल है तो डाइकीटोन का फॉर्मेशन करके। साथ ही साथ अगर ये मल्टीपल बॉन्ड ऑलिफिनिक या एस्टाइलिक नहीं है, सपोज करिए बहुत ज़्यादा ब्रांच है या फिर एरोमेटिक कैरेक्टर का पाई बॉन्ड है, तो ऐसी स्थिति में ये डीकलराइज नहीं करता, यानी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि यहाँ पर जो KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है दो OH ग्रुप को ऐड करके वो मल्टीपल बॉन्ड पर एक ही साइड लगाता है, और एक साइड लगाएगा तो इस घटना को हम कहते हैं सिन एडिशन, यानी कि दोनों OH ग्रुप जो है मल्टीपल बॉन्ड पे एक ही तरफ लगेंगे, तो ये घटना क्या कहलाएगी आपका सिन एडिशन। चलिए इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, समझते हैं। तो अब अगर आप देखें तो मैंने यहाँ ये साइक्लोपेंटीन को लिया हुआ है, तो KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में लें 1% कोल्ड डाइल्यूट या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लें, तो ये सिन एडिशन करेगा। सिन एडिशन का मतलब दोनों OH ग्रुप सेम साइड होंगे, कहने का मतलब या तो दोनों OH अंदर की तरफ या दोनों OH बाहर की तरफ। लेकिन ध्यान रहे अगर आपने एक अंदर और एक बाहर बना दिया लाइक दैट, ऐसे अगर आपने बना दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चलेगा। ये रिएक्शन बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टीरियो सेलेक्टिव का। स्टीरियो सेलेक्टिव का सबस्ट्रेट आपका भले स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमरिक फॉर्म को बता रहा है, यानी ये सिस फॉर्म है आपका। इसलिए ये रिएक्शन बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस का। ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, चलेगा। बात को आगे की तरफ बढ़ाएं तो इसकी अगर हम मैकेनिज्म चेक करें तो सबसे पहले जो साइक्लोपेंटीन है उस पर ये KMnO4 का परमैग्नेट आयन अप्रोच करेगा इस मल्टीपल बॉन्ड के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ मिल करके ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और जो ये स्टेट बनती है इसको जब अल्कलाइन मीडियम में आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ से ये दोनों पार्ट अलग हो जाएगा और ये OH ग्रुप में तब्दील होगा। ध्यान रहे OH दोनों सेम साइड लगेगा, आइदर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, और बनेगा क्या आपका सिस डाइऑल। KMnO4 किस में कन्वर्ट हुआ, MnO2 में, यानी KMnO4 का यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और KMnO4 कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, साइक्लोपेंटीन को। देखिए यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। चल जाएगा, कर लेंगे। तो बस बेयर्स रीजेंट में दो बातें ध्यान रखिए। पहली बात, अगर एल्कीन है तो ये सिन डाइऑल देता है, अगर एल्काइन है तो ये डाइकीटोन देता है, साथ ही साथ एक ही साइड से एडिशन होता है, और ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चलेगा। अगले पर आते हैं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड पर। अगर हम ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड को अल्कलाइन मीडियम में लेकर के चल रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड H2O2 यानी परऑक्साइड सॉल्वेंट में ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। इसका जो फंक्शन है वो ठीक बेयर्स रीजेंट जैसा ही है, जैसा कि बेयर्स रीजेंट, यानी बेयर्स रीजेंट क्या करता था, एल्कीन को किस में बदलता था, बिस डाइऑल में, वो भी कहाँ, सेम साइड या अपोजिट साइड, तो सेम साइड में बदलता था। इसीलिए इसका ये फंक्शन कैसा है, सिन एडिशन वाला है। जबकि अगर एल्काइन आपको मिलेगा तो ये इसको किस में बदलेगा, डाइकीटोन में बदलता है। ये भी रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन थी। इसमें सबस्ट्रेट जो है आपका स्टीरियो सेलेक्टिवली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, कौन सी फॉर्म में, सिस फॉर्म। तो दोनों OH बाहर रह सकते हैं, दोनों OH अंदर हो सकते हैं, लेकिन एक अंदर बाहर वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आप अगर चाहें तो ऐसे रीजेंट के साथ स्टीरियोजेनिक रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सा रूल भाई, हमने कहा कार रूल। तो कार रूल का मतलब सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसमिक मिक्सचर, और दूसरा CSM रूल। CSM रूल का मतलब सिस एल्कीन सिन एडिशन, तो कौन सा फॉर्म बनाएगा, मीजो फॉर्म को बनाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बात को रखें, एक एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बात को रखें। मैंने यहाँ पर सिस ब्यूटूइन को लिया, सिस ब्यूटूइन को ले लिया, ये सेम साइड है एल्किल ग्रुप।
सिस फॉर्म है, और इसका रिएक्शन मैं कह दूं कि KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम कोल्ड और डाइल्यूट, या फिर मैं कह दूं कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विथ H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये हमारा सिस ब्यूटुइन है। ये कैसा एडिशन देता है? सिन एडिशन देता है। क्या रूल मैंने बताया है? कार और CSN। कार रूल एंटी एडिशन पे काम करता है और CSN रूल सिन एडिशन पे काम करता है। मतलब कि सिस एल्कीन एंटी एडिशन पर रेसमिक मिक्सचर देता, और सिस एल्कीन सिन एडिशन अगर है तो कौन सी फॉर्म देगा? मीजो फॉर्म देगा। मीजो फॉर्म का मतलब दिए गए सबस्ट्रेट में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, तो ये फॉर्म क्या कहलाएगी? आपका मीजो फॉर्म कहलाएगी। ऐसे यानी नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? 0। किसकी वजह से होगा? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, यानी हाफ पार्ट मॉलिक्यूल का अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो अदर हाफ पार्ट किधर रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। यही अगर सिस की जगह पे ट्रांस एल्कीन होता, इसी सवाल में सिस की जगह पे ट्रांस एल्कीन होता, तो अगर ये ट्रांस एल्कीन होगा तो सिमिलर रीजन अब किस रूल को फॉलो करेगा? कार रूल, सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसमिक मिक्सचर, तो यहीं पर C को T से रिप्लेस करिए, A वही रहेगा, M टैम रूल फॉलो होगा, यानी ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन मीजो फॉर्म। और इसको देखेंगे तो T, C को T से, M को R से, और यहाँ पर S TSR, यानी ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन पर रेसमिक मिक्सचर को बनाएगा। तो सपोज करिए मैं ट्रांस ब्यूटुइन को ले लूं, लाइक दैट, ऐसे मैं ट्रांस ब्यूटुइन को ले रहा हूं, इसी KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विथ H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम। तो ये कैसे एडिशन के लिए फेमस है? सिन एडिशन के लिए ये फेमस है। और ये कौन सी एल्कीन हो गई? ये ट्रांस एल्कीन हो गई। तो रूल क्या कहता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री का रूल क्या कहता है कि अगर हम ट्रांस एल्कीन लेंगे, सिन एडिशन अगर है, तो मुझे रेसमिक फॉर्म मिलेगी। और रेसमिक फॉर्म का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री को गायब करके दो फॉर्म बनाइए, एक D फॉर्म और दूसरा क्या आपका L फॉर्म, लाइक दैट। ऐसे ये दोनों OH आप देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट है। लेट मैं मान लूं कि अगर ये D फॉर्म है तो इसी का ठीक अपोजिट एक स्ट्रक्चर और भी बनाएंगे जो कौन सा होगा? L फॉर्म होगा। और दोनों मिलकर के कैसा मिक्सचर बनाएंगे? रेसमिक मिक्सचर को बनाएंगे, प्लस माइनस DL इस तरीके के सिंबल को देंगे। चलेगा। एक आखिरी बात कि अगर इन्हीं रीजेंट के साथ हम ट्रिपल बॉन्ड को ले लें, तो ट्रिपल बॉन्ड को लेने पर हमारा डाइकीटोन बनता है, क्योंकि ये हर मल्टीपल बॉन्ड के लिए OH ग्रुप को लगाएंगे। जैसे अगर मैं ये ले लूं 1% अल्कलाइन KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम, तो पहला मोल हट करके ये डाइऑल बनाएगा और अगला फिर इसी रीजेंट के द्वारा इसको बनाएगा। एंड यू नो दैट कि एक कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते, ये मिल करके वाटर बाहर करेंगे, फॉर्मेशन होगा डाइकीटोन्स का। और याद रहे ये डाइकीटोन जो है एंटी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, किसको दिखाने के लिए? आपका जो स्टेरिक रिपल्सन है इससे बचने के लिए, ये एंटी ओरिएंटेशन है। और याद रहे कि अगर ये ओपन चेन है तो बहुत बढ़िया ये मिलता है, लेकिन अगर ये क्लोज रिंग है तो
तो एंटी ओरिएंटेशन ना होकर के सिन फॉर्म ही हमको मिलेगी, यानी दोनों OH एक ही साइड, दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक ही साइड रहेंगे, क्योंकि रिंग रोटेशन को अलाउ नहीं करती। चलेगा, आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर, परऑक्सी एसिड्स पर। अब अगर हम लोग तीसरे वाले पर आते हैं, ऑक्सीडेशन विद परऑक्सी एसिड्स, तो मैं आपको बता दूं परऑक्सी एसिड आमतौर पे वो होते हैं जिनके अंदर एक परऑक्साइड लिंकेज होता है। चलेगा, इनकी खास बात ये है कि ये एल्कीन के साथ पहले इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। इपॉक्साइड हेट्रोसाइक्लिक ईथर होता है, आप इन कंपाउंड को इपॉक्साइड कहते हैं, जो कि हाइड्रोलिसिस पर एंटी डाइऑल का फॉर्मेशन करता है। एसएन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और एंटी डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। मैं परऑक्सी एसिड से यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ, जैसे परऑक्सी एसिटिक एसिड आपने ले लिया, इस कंपाउंड को हम लोग परऑक्सी एसिटिक एसिड कहेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH। परऑक्सी फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH। परऑक्सी बेंजोइक एसिड, तो ये परऑक्सी बेंजोइक एसिड। इसके बाद आता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, तो ये मेटा है क्लोरो और ये है पर बेंजोइक एसिड। तो ध्यान रहे, इन सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खासियत ये होती है कि अनस्टेबल परऑक्साइड बॉन्ड इजीली ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है, जो कि इस मल्टीपल बॉन्ड पर आकर के जुड़ता है। मल्टीपल बॉन्ड पर आकर के जुड़ने पर पहले ये इपॉक्साइड बनाएगा और करस्पॉन्डिंग परऑक्सी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये जो इपॉक्साइड बनता है, ये इपॉक्साइड वाटर के द्वारा बैकसाइड अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और दोनों OH एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। या तो इन्हें ऐसे दिखा दीजिए, या एक डैश से दिखाइए तो दूसरा किससे दिखाइए, वेज से दिखाइए, और किसका फॉर्मेशन होता है, एंटी डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। चलेगा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर दिए गए कंपाउंड में एक से अधिक ऑलिफिनिक बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीजन उस ऑलिफिनिक बॉन्ड को अप्रोच करती है जो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। यानी कि अगर लेस ब्रांच और मोर ब्रांच दोनों ही मौजूद है, तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन मोर ब्रांच वाले ऑलिफिनिक सेंटर पर होगा, लेस ब्रांच वाले पर नहीं होगा। जैसे मैंने इस बात को यहाँ नोट में भी लिखवाया हुआ है कि मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड ऑलिफिनिक बॉन्ड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एंड देयरफॉर रिएक्ट फास्टर विद द परऑक्सी एसिड देन द लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या आपका डबल बॉन्ड। जैसे आप ये देख सकते हैं, कि मैंने यहाँ पर ये दो प्रकार का लिया हुआ है। तो ये दो प्रकार का अगर हमने लिया है, तो सबसे पहले इपॉक्साइड का फॉर्मेशन किस सेंटर पर होगा, इस वाले पर या इस वाले पर? तो मैं कहूँगा इस वाले पर होगा, इस वाले पर नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटर मोर न्यूक्लियोफिलिक है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसलिए ये इस सेंटर पर अप्रोच करेगा, और अप्रोच करेगा तो व्यवस्था को हम ऐसे बना देंगे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये। और फिर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो डाइऑल का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, ये डाइऑल ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे। चलेगा, ध्यान रखेंगे, कर लेंगे इसको, बोलो भाई। अब स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर थोड़ा सा बात करेंगे, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में अगर आपका हम लोग सिस एल्कीन लेकर के चलते हैं, तो हमारा यहाँ पर कार रूल फॉलो होगा, यानी सिस एल्कीन इनके द्वारा रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा, और अगर हम ट्रांस एल्कीन लेकर के चलते हैं तो टैन रूल फॉलो होगा। भाई हमारे पास एडिशन के यही ना रूल है, कार
CSM, टैम और TSR, यही ना 4 रूल हैं। तो चूंकि ये एंटी एडिशन लेता है तो एंटी एडिशन पर अगर हम सिस एल्कीन लेंगे तो रेसमिक मिक्सचर बनाएंगे और ट्रांस एल्कीन लेंगे तो मीसोफॉर्म बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ट्रांसब्यूटुइन ले लूँ तो ये पहले स्टेप में परऑक्सी एसिड को रखे और अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस को कराए, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इसकी मीसोफॉर्म बनेगी, लाइक दैट। इसकी मीसोफॉर्म बनेगी, मतलब मॉलिक्यूल में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को दिखाएंगे। लेकिन अगर यही मैं सिसब्यूटुइन ले लूँ तो यही परऑक्सी एसिड, और सेकेंड स्टेप में अगर हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएं तो आप जरा ध्यान से देखिए कि सिस वाला एंटी एडिशन पर रेसमिक मिक्सचर देता है, और ये कंपोजिशन किसके लिए फेमस है? एंटी एडिशन के लिए फेमस है। तो अगर बाल्को ये एंटी एडिशन के लिए फेमस है तो मुझे यहाँ रेसमिक मिक्सचर बनाना है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो नहीं करेंगे। अगर ये D है तो इसी के अपोजिट एक और बना दो L, और दोनों मिट करके कौन सी फॉर्म हो गई? रेसमिक मिक्सचर वाली फॉर्म हो गई, DL या प्लस माइनस। कर लोगे? आते हैं अगले रिएक्शन। ध्यान दें, अगर अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा हॉट और कंसंट्रेटेड KMnO4 है, चाहे वो एसिडिक मीडियम में हो या अल्कलाइन मीडियम में हो, तो याद रहे ये हीटिंग पर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का कंप्लीट क्लीवेज कराता है, चाहे डबल हो या ट्रिपल हो, और जो टुकड़े मिलते हैं उन टुकड़ों को करस्पॉन्डिंग कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जिसकी कि हमने लिस्ट बना रखी। याद रहे इसमें जो ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो सेम साइड से होता है, यानी कैसा एडिशन बोलेंगे इसको? सिन एडिशन बोलते हैं। जैसे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, काटने पर ये टुकड़ा मिला तो इसको ये CO2 गैस में बदलेगा, और अगर RCH डबल बॉन्ड वाला टुकड़ा मिला तो इसको ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, और RRC डबल बॉन्ड वाला टुकड़ा मिला तो इसको ये कीटोन में बदलेगा। चलेगा? इसी तरीके से CH ट्रिपल बॉन्ड वाला टुकड़ा मिला तो इसको CO2 में ले आता है, जबकि RC ट्रिपल बॉन्ड वाले टुकड़े को कार्बोक्सिलिक एसिड में ये लेकर के जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, ये इतना ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन होता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड को भी आप कह सकते हैं क्लीव करके ऑक्सीडाइज कर देता है। और भी टुकड़ों का जिक्र अगर हम कर लें, मान लीजिए मेरे पास ये टुकड़ा है CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, तो इस टुकड़े को ये ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सैलिक एसिड में। ध्यान रखिएगा किस में ले जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड में। और अगर यही हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप से एक्सचेंज कर ली जाए तो याद रहे ये पोर्शन कीटोन में जाएगा, तो ये पोर्शन एसिड में जाएगा। और अगर ये दोनों ही पार्ट हाइड्रोजन हटा करके एल्किल ग्रुप लगा लिया गया तो ये दोनों ही पार्ट को कीटोन में या डाई कीटोन में बदल देगा। चलेगा? चलिए कुछ एक प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। हाँ, एक बात और है कि एरोमेटिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके ये एलिफेटिक कंपाउंड में ले जाता है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं एलिफटाइजेशन। जैसे अगर मुझसे कहा गया कि इस एल्कीन को एसिडिक या अल्कलाइन KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज करिए, तो हीटिंग पर ध्यान दीजिएगा ये यहाँ से क्लीव करेगा, और ये पूरा पोर्शन CH2 डबल बॉन्ड वाला है तो इसको किस में ले जाएगा? ये CO2 में। और ये RCH डबल बॉन्ड वाला है तो इसको किस में ले जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH में, यानी कि एसिड में। इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देखना है एसिडिक KMnO4 या अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, तो इसको डिसोसिएट कर दीजिए। ये CH वाला पार्ट CO2 में जाएगा और RC ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट RC डबल बॉन्ड OH में जाएगा।
इसी तरीके से तीसरे वाले को आप क्लीव कर दीजिए। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट कहाँ जाएगा आपका, एसिड में जाएगा, चलेगा। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से ये क्लीव होगा, तो ये कार्बन जो है रिंग वाला जो है ये कीटोन में जाएगा ऐसे, और ये वाला जो पार्ट है ये 4 कार्बन के एसिड में जाएगा ऐसे, कर लोगे। इसी तरीके से ये देखिए एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो मैं जितने मल्टीपल बॉन्ड हैं उन सबको क्लीव करूंगा, 3 एक जैसे टुकड़े बनेंगे। क्या टुकड़ा बनेगा, CH CH डबल बॉन्ड। तो इन तीनों को ये 3 मोल ऑक्सैलिक एसिड में बदल देगा, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, एलिफटाइजेशन। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला टुकड़ा CO2 में जाएगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये और ये दोनों टुकड़े ऑक्सैलिक एसिड में जाएंगे। और ये बीच वाला जो टुकड़ा है, ध्यान दें आप, ये वाला टुकड़ा C डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड C, फिर ये डबल बॉन्ड था ऐसा, और यहाँ से ये CH था। तो ध्यान दें इन दोनों के पास, जैसे ये वाला है ये CH डबल बॉन्ड, ये तो ये और ये पार्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और ये पार्ट कीटोन में जाएगा, यानी प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप, और ये फर्दर क्या आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, चलेगा। एक आखिरी वाला है, एक लास्ट वाला हम लोग देख लें, इस मॉलिक्यूल को देख लें। तो यहाँ पर क्लीवेज कहाँ कहाँ होगा, जहाँ जहाँ मल्टीपल बॉन्ड है वहाँ वहाँ क्लीवेज कर दिए। यहाँ कंप्लीट कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो ये एक कार्बन का बचेगा, तो एक कार्बन का अगर बचेगा तो ये निकला CO2 और वाटर, और ये पूरा जो है एक मॉलिक्यूल होगा, जिसमें आपको ध्यान देना है ऐसे, ये ऐसे, ठीक। तो ये वाला टुकड़ा तो किस में जाएगा आपका, ये वाला जो टुकड़ा है ये तो कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा, ये वाला जो टुकड़ा है ये भी कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा, ये वाला जो टुकड़ा है ये भी कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा, नहीं ये कार्बोक्सिलिक में नहीं चेंज होगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ये किस में आएगा आपका, कीटोन में आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो कर लेंगे इसको, बोलो भाई कोई दिक्कत, आते हैं अगली रिएक्शन पर। अगर हम लोग 5वीं रिएक्शन लें या 5वां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, तो यहाँ एल्कीन और एल्काइन के केस में ओजोन के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है और घटना कहलाती है ओजोनोलिसिस। ये भी मल्टीपल बॉन्ड को क्लीव करता है। अगर डबल बॉन्ड है तो कंप्लीट क्लीव करेगा, और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो केवल 2 पाई बॉन्ड को क्लीव करेगा, या तीनों को क्लीव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन ये ओजोनोलिसिस कैसी है। अगर बना हुआ ओजोनाइड जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो रहा है तो वो रिडक्टिव कहलाती है, और बिना जिंक डस्ट के अगर हो रहा है तो वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहलाती है, क्योंकि बिना जिंक डस्ट के वाटर H2O2 में बदल जाता है, और H2O2 वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जो कि एल्डिहाइड वाले प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में लेकर के आता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ओजोनोलिसिस जो है एसिडिक केमेनोफोर या हॉट एंड कंसंट्रेटेड एसिडिक केमेनोफोर से मिल्डर है, थोड़ा सा कमजोर होता है, वीक होता है। आमतौर पे जब हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं जिंक डस्ट की प्रेजेंस वाला, तो उस स्थिति में एल्कीन मोस्टली एल्डिहाइड और कीटोन में, लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव है जिंक डस्ट की अनुपस्थिति वाला, तो एल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ पार्ट CO2 में भी निकल जाता है, बताएंगे कौन कौन सा फ्रेगमेंट किस में जाता है, और कीटोन बनती है।
एक बात याद रखिएगा, जितने मल्टीपल बॉन्ड मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे उतने ओजोन के मॉलिक्यूल खर्च होंगे। अब कैसे होता है, आप इसकी अगर रिएक्शन को देखें तो सपोज करिए मैंने एक मल्टीपल बॉन्ड पर रिएक्शन को कराया ओजोन के द्वारा, और कराने के बाद जो प्रोडक्ट आता कैसे है प्रोडक्ट, जरा इसको देखना है। यहाँ ओजोन का ये स्ट्रक्चर है जिसका कि अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो वो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। यहाँ ओजोन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को रखता है, इस पर अटैक होगा, और जब ये अटैक करता है तो याद रहे ये फॉर्मेशन करता है मोल ओजोनाइड का। ये कंपाउंड मोल ओजोनाइड कहलाता है जो अनस्टेबल है। मोल ओजोनाइड अनस्टेबल होता है और ये डिसोसिएट होकर के स्टेबल ओजोनाइड देता है। ऐसे ये बनता है ओजोनाइड। ये जो ओजोनाइड होता है ये एक मल्टीपल बॉन्ड के लिए एक मॉलिक्यूल ओजोन के खर्च करने पर आता है। अब ये जो ओजोनाइड आपका बना हुआ है, इस ओजोनाइड की हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। याद रहे ये हाइड्रोलिसिस ही यहाँ पर दो प्रकार से जाती है। पहला तरीका ये है कि हमने जिंक डस्ट लिया और फिर वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कराया, तो ऐसी स्थिति में ये ऑक्सीजन जिंक लेता है और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जबकि वाटर यहाँ पर पड़ा रहता है एज ए मीडियम, एज ए हाइड्रोलाइजिंग एजेंट। और जिंक यहाँ इसलिए ले लेता है क्योंकि ये एक्टिव मेटल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटर है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बेटर है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कंपाउंड है ये डाइकार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलेगा, ये डाइकार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे। लेकिन अगर यहीं पर हमने जिंक नहीं लिया, केवल वाटर ले लिया, तो अब इस ऑक्सीजन को ये वाटर लेकर के H2O2 में बदल देता है, जो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यहाँ पर भी ये डाइकीटोन बनेंगे, पर ध्यान रहे अगर इन डाइकीटोन में अगर एक भी पार्ट कोई एल्डिहाइड है, इफ एल्डिहाइड, तो वो पार्ट किस में निकल जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में निकल जाएगा। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली होती है, जब जिंक मेटल की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं ओजोनाइड की, तो ये रिएक्शन कहलाती है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और अगर यही जिंक नहीं है, यही एक्टिव मेटल नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, इसलिए ये कहलाती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो ये जो रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है वो इस तरीके से एल्डिहाइड कीटोन देगा रिडक्टिव वाला, और अगर ऑक्सीडेटिव है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन देगा, क्योंकि एल्डिहाइड टिकेगा नहीं इस मीडियम में, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इतने झमेले में ना पड़ करके पर्टिकुलर एल्कीन या एल्काइन का क्या कंपोनेंट है और किस टाइप की ओजोनोलिसिस पर किस टाइप के प्रोडक्ट में बनेगा, इसको दिमाग में रख लें। इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग एल्कीन और एल्काइन को डिफरेंशिएट करने के लिए भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं भी बताएं, लेकिन पहले टुकड़ा तो याद रहे कि फलाना टुकड़ा धमाका प्रोडक्ट में जाएगा, तो कौन सा टुकड़ा किस में जाएगा इसको देख लेते हैं एक बार। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ऑक्सीडेशन की बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यहाँ ये ओजोनोलिसिस वाले में, तो दो प्रकार की ओजोनोलिसिस है। सबसे पहला वाला जो हमने दिया है ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और इधर वाला जो है वो ऑक्सीडेटिव का है। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाए, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, उससे मतलब नहीं है, आप मल्टीपल बॉन्ड को क्लीव करेंगे। अगर जिंक मौजूद है तो उस समय ध्यान रखिएगा कि अगर डबल बॉन्ड है तो पूरा क्लीव होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उस पर थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है कि कब वहाँ पूरा क्लीव करेंगे और कब केवल उसके दो ही बॉन्ड को क्लीव करेंगे। तो अब देखिए, अगर डबल बॉन्ड को क्लीव कर रहे हैं और ये टुकड़ा आता है CH2, तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड में बदलिए,
RCH डबल बॉन्ड वाला टुकड़ा आता है एल्डिहाइड में बदलिए, RRC डबल बॉन्ड वाला टुकड़ा आता है कीटोन में बदलिए, क्योंकि इस समय इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर एसिडिक KMnO4 की तुलना में वीकर होती है और हमें एल्डिहाइड रिकवर्ड हो जाता है। लेकिन यही ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों ही हाइड्रोजन एसिडिक है केवल एसिटिलीन के केस में, तब ये कंप्लीट बॉन्ड क्लीव होता है और दो मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के बनते हैं। क्लियर है हमारी बात? दो मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के बनते हैं। लेकिन अगर एक पर भी एल्किल ग्रुप मौजूद है तो केवल दो बॉन्ड आप क्लीव करेंगे और दो बॉन्ड क्लीव करके डाइकीटोन्स का फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोनिल का फॉर्मेशन कर देंगे। इसी तरीके से अगर दोनों पर एल्किल ग्रुप मौजूद है तब भी दो ही बॉन्ड को क्लीव करेंगे और डाइकीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। चलेगा? अब अगर ये CH डबल बॉन्ड वाला ग्रुप मिल रहा है तो ये कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्रुप अगर यहाँ मिल रहा है तो ये पार्ट कीटोन में और ये पार्ट किसमें आपका कार्बोनिल में। अगर दोनों जगह पे एल्किल ग्रुप मौजूद है तो दोनों ही पार्ट कीटोन में जाएगा। चलेगा? और ये रिएक्शन बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एलिफेटिक को तो कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, एरोमेटिक को भी एलिफेटिक में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? हम इसको देख सकते हैं इन छोटे मोटे एग्जांपल से, दो तीन छोटे छोटे एग्जांपल से। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास विनाइल बेंजीन है ये, और इसका रिएक्शन हम पहले स्टेप में ओजोन से और दूसरे स्टेप में जिंक डस्ट की प्रेजेंस में वाटर से कराते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का। और इसका प्रोडक्ट अगर आपको बताना है तो सबसे पहले जितने बॉन्ड हैं उनको क्लीव कर लीजिए। ये डबल बॉन्ड क्लीव हुआ, ये क्लीव हुआ, ये क्लीव हुआ, ये क्लीव हुआ। कोई पूछे कितने मोल ओजोन खर्च हुए तो जितने मोल डबल बॉन्ड के आपने यहाँ पे ब्रेक किए हैं, 4 किए हैं, तो ये 4 मोल पर मोल कंपाउंड पर खर्च हुए। अब ये CH2 वाला टुकड़ा है तो CH2 वाले टुकड़े को हमने क्या कहा था, किसमें भेज दो, फॉर्मेल्डिहाइड में। ये दोनों टुकड़ा ये वाला है CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, तो इन दोनों टुकड़ों को किसमें भेज दो, ग्लाइऑक्सल में भेज दो। ये अब ये बचा बीच वाला टुकड़ा, तो बीच वाला टुकड़ा जरा समझिएगा कैसे है बीच वाला टुकड़ा, कि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो एक कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड H, और यहाँ से जुड़ा हुआ ये कार्बन CH डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो ध्यान रहे आपको जब हाइड्रोजन वाला मिले तो बस एक एक ऑक्सीजन बैठा दो, एल्डिहाइड बन गया, और ये वाला किस में चला गया, कीटोन में चला गया। तो ये पूरा एरोमेटिक कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड में बदला, इसलिए रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एलिफेटाइजेशन। और ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का। आते हैं ऑक्सीडेटिव वाले। तो ऑक्सीडेटिव वाले में क्या होता है कि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड जो होता है कंप्लीटली क्लीव कर जाता है, चाहे वो डबल बॉन्ड का हो या ट्रिपल बॉन्ड का हो। तो ऐसी स्थिति में पर्टिकुलर अगर CH2 फ्रेगमेंट मिला तो ये CO2 में बदलेगा, RCH वाला कार्बोक्सिलिक में, ये वाला जो है कीटोन में, CH ट्रिपल बॉन्ड वाला CO2 में, और RC ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बोक्सिलिक में। इसी तरीके से अगर CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ये टुकड़ा है तो ये वाल को ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अगर कहीं ये टुकड़ा मिल गया आपको तो ध्यान रहे ये बीच वाला कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा और ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है। यही अगर ये वाला मिल जाए तो दोनों ही ग्रुप कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे कर लोगे? बोलो भाई। तो एक आध सवाल के थ्रू अपनी बात को रखें, क्वेश्चन के थ्रू अपनी बात को रखें। और कैसे पता करोगे कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है? तो यहाँ जिंक मेटल नहीं होगा और वाटर H2O2 में बदल ही जाता है। जैसे सपोज करिए मैंने ये कंपाउंड आपको दिया, ये कंपाउंड आपको दिया, तो पहले तो कितने मोल ओजोन खर्च होगी,
1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, और यहाँ पर कितना पर पाई बॉन्ड जो है खर्च हुआ है 4, एक कितना हो गया 5। तो 5 मोल आप ओजोन को खर्च कराइए। कार्बोक्सिलिक ये ट्रिपल बॉन्ड वाले पर एक नहीं बल्कि हम 2-2 मोल खर्च करते हैं। तो 5 और 1 कितना हो गया आपका 6 मोल हो गया। तो अब पहला स्टेप में आपने ओजोनोलिसिस करा दिया, ठीक है, और अगले स्टेप में केवल वाटर लिया। तो वाटर लोगे तो ऑक्सीडेटिव हो गया, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ करके H2O2 का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बताइए CH2 वाला टुकड़ा किस में जाएगा? CO2 में। ये CH वाला टुकड़ा भी किस में जाएगा? CO2 में। तो 2 मोल तो तुम्हारे CO2 के निकल गए। अब ये टुकड़ा कौन सा है आपका? पहचान लीजिए इसको। CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये किस में जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड में। बोलो। इसी तरीके से अब ये जो 2 टुकड़े बचे, इन टुकड़ों को पहचानना पड़ेगा। CH डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड। तो इस टुकड़े को कन्वर्ट करोगे तो ये तो कीटोन में, और ये दोनों पार्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा ऐसे। बोलो भाई। और इस टुकड़े की बात करो आप, तो ये कौन सा टुकड़ा है? ध्यान से देखिए, यहाँ कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये CH, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन होगी, डबल बॉन्ड। तो ये हिस्सा किस में जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक, और ये किस में? कीटोन में। तो फिर यही पार्ट दोबारा से रिपीट कर जाएगा। बोलो भाई। और चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड में बदला है, तो घटना क्या कहलाएगी? एलिफेटाइजेशन। कर लोगे इसको, कोई दिक्कत? एक आध 2 क्वेश्चंस पर आते हैं, अपनी बात को रखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जिसमें कि हम C8H10, जिसे हमने A माना है, इसकी हम ओजोनलिसिस कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में, और बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड B। तो हम ये जानना चाहते हैं कि A और B का क्या स्ट्रक्चर होगा। आइडेंटिफाई A एंड B इन द गिवन रिएक्शन। तो ऐसे सवाल को कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक काम करो, इस हाइड्रोकार्बन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लो। कार्बन की संख्या +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन बटे 2। इससे ये पता लग जाएगा कि कितने मल्टीपल बॉन्ड हैं, कितनी रिंग है, या रिंग और मल्टीपल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन क्या है। तो कार्बन की संख्या 8 है, 1 जोड़ दो, हाइड्रोजन की जगह 10 बटे 2 कर लो, 2 पंजे 10, 8 1 9, 9 में से 5 गया, कितना आ गया? 4। तो यहाँ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 आया, यानी कि यहाँ 4 मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर रिंग हो सकती है, रिंग मल्टीपल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलिए, अब यहाँ पर इसने जो प्रोडक्ट दिया है वो 4 कार्बन का दिया है। अच्छा, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लो। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो सिमिलर फॉर्मूले पर 4 + 1 - 6 बटे 2, यानी कि 2 आया। 5 में से 3 गया, 2 आया। तो चूंकि इसने कह दिया कि B कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक कार्बन निकाल करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो लगा ही लो। अब बच कितने गए इसमें? 3 कार्बन। 3 कार्बन और 1 पाई बॉन्ड बचा हुआ है। तो 3 कार्बन और 1 पाई बॉन्ड अगर है, तो ऐसी स्थिति में 2 संभावनाएं हैं। एक संभावना ये कि 3 एलिमेंट की रिंग बन जाए, या 3 एलिमेंट को रखते हुए हम पाई बॉन्ड बनाएं। तो पाई बॉन्ड तो हम इसमें रख नहीं सकते। काहे? क्योंकि अगर पाई बॉन्ड होता तो ये ओजोन उसको ओजोनाइज कर चुका होता, इसलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड की संभावना नहीं है। यहाँ पर संभावना किसकी हो गई? रिंग की, क्योंकि रिंग को ही बेचारा ये छोड़ेगा नहीं। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता तो इनको भी ये हटा चुका होता कंपाउंड में से। तो हो ना हो ये एसिड बना है, यानी ये इस एसिड में अगर हम देखें तो इसका जो टुकड़ा आएगा सीधे टर्मिनल कार्बन को कार्बोक्सिलिक में आमतौर पे ट्रिपल बॉन्ड का ही बदला जाता है, डबल बॉन्ड का नहीं बदला जाता। या डबल बॉन्ड अगर हो तो बदल सकते हैं,
हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों को ही बदल सकते थे, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है या फिर पॉसिबिलिटी इसकी बनती है, चलेगा। अब लेकिन प्रोडक्ट में ध्यान से देखो कि 4 है मतलब यहां पर एक पार्ट में हम अगर देखें, एक पार्ट में अगर हम लोग देखें तो यहां पर कितने इक्विवेलेंट मौजूद हैं? पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1, 2 और एक रिंग का 3। और ऐसे 2 पार्ट अगर हम उठा करके जोड़ देंगे तो कितना निकल करके आएगा? जरा जोड़ करके देखिए भाई, इसको जोड़ करके देखिए, 1, 2, 3, 4। अच्छा, उस डबल बॉन्ड वाले को जोड़ करके देखिए, 1, 2, 3, जबकि है सबस्ट्रेट में कितने? 4। इसलिए कौन सा सही है? ये वाला। कौन सा गलत है? ये वाला। कर लोगे कि नहीं? तो ए का स्ट्रक्चर ये रहा और बी का स्ट्रक्चर ये रहा, चलेगा। आते हैं अगले सवाल पर। चलिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको बनाइए कि एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला C6H26 है और ये ओजोनोलिसिस और अगली स्टेप में हाइड्रोलिसिस, क्योंकि जिंक डस्ट का कोई जिक्र नहीं है। ये एक मॉलिक्यूल इस कंपाउंड का बनाता है और दूसरा सक्सिनिक एसिड, हम सक्सिनिक एसिड इस कंपाउंड को कहते हैं, इसका बनाता है। तो एक बात बताओ, 16 कार्बन का सबस्ट्रेट है, ओजोनोलिसिस में जो नेट प्रोडक्ट होगा उसमें टोटल कार्बन सबस्ट्रेट के कार्बन के बराबर होना चाहिए। तो वहाँ 4 है और यहाँ पर आपका 6 है, तो 6, 4, 10, 6 गायब है। इसका मतलब कि दूसरा वाला भी कुछ इसी तरीके का होगा, बोलो, यानी 2 मॉलिक्यूल इसके और 1 मॉलिक्यूल सक्सिनिक एसिड का मिला हुआ। तो हमें इसका स्ट्रक्चर बताना है। एक बात बताओ, टर्मिनल पार्ट अगर इसमें रहेगा CH2 वाला तो वो एसिड में जाता और ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो वो भी एसिड में जाएगा। ये कैसे कंफर्म करेंगे कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का टर्मिनल है कि डबल बॉन्ड का टर्मिनल है? सबसे पहले इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लें। इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा वो कितना निकल करके आएगा भाई? कार्बन की संख्या 16 + 1 और हाइड्रोजन की संख्या 26/2। पिछले सवाल मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है। तो 13, 16 में 16 और 1 कितना हुआ? 17, 17 में से 13 गया, कितना बचा? 4। यानी इसमें नेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 है। अब ये 4 डबल बॉन्ड की शक्ल में है कि ट्रिपल बॉन्ड की शक्ल में है? तो हम दोनों ही पॉसिबिलिटी को लेकर के चलते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड वाला रहा होता स्ट्रक्चर तो क्या व्यवस्था आएगी? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड वाली व्यवस्था अगर हुई तब CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, चलेगा। अच्छा, यहाँ पर जो टुकड़ा बनेगा उस पर भी 2 व्यवस्थाएं होंगी, एक डबल बॉन्ड को लेकर के CH3 CH2 4 CH डबल बॉन्ड और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड को लेकर के CH3 CH2 4 C ट्रिपल बॉन्ड। 2 पार्ट इसके और 2 पार्ट इसके। अब कॉम्बिनेशन को देखें, तो कॉम्बिनेशन को अगर हम देखते हैं तो सपोज करिए कि अगर 2 पार्ट मैं इसका लूँ और 1 पार्ट इसका लूँ, तो इस स्थिति में हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा 3। क्यों 3? देख लीजिए, CH3 CH2 4 CH डबल बॉन्ड, फिर बीच वाला जोड़ दोगे CH CH2 CH डबल बॉन्ड और फिर आपका ये टुकड़ा अगर जोड़ोगे तो CH CH2 4 CH3। तो गिन लो, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 2 ही हो रहा, हम 3 गलत बोल रहे हैं, 2 ही होगा। तो
ऐसी स्थिति में अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले टुकड़े को यहाँ जोड़ो तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना निकल करके आ जाएगा 4। तो हो ना हो मामला यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाले का है, ना कि मामला यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले का। तो ये और ये टुकड़े नहीं होंगे, ये और ये टुकड़े होंगे। तो अब अगर इन टुकड़ों को मैं जोड़ूं तो क्या प्रोडक्ट मुझे दिखाई पड़ेगा, इनको जोड़ने पर क्या सबस्ट्रेट बन के सामने आएगा। तो हमारा ये दो पार्ट है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और फिर इसमें ये वाला पार्ट ऐड कर दिया CH2 C और फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये वाला पार्ट ऐड कर दिया CH2 CH3 बन गया सबस्ट्रेट। बोलो भाई। तो ऐसे सवाल कर लोगे। एक बात याद रखना, हम ओजोनोलिसिस का इस्तेमाल एल्कीन और एल्काइन को डिफरेंशिएट करने के लिए भी करते हैं, साथ ही साथ एल्कीन और एल्काइन के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए भी करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि हम कंपोनेंट से प्रोडक्ट बना रहे थे, तो क्या प्रोडक्ट से कंपोनेंट नहीं बन जाएंगे, और जब कंपोनेंट बन जाएंगे तो उन्हीं को जोड़ दोगे इस दी गई रिएक्शन सिचुएशन पर, तो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। बोलो भाई, कर लोगे। तो मैंने इस पहले लेक्चर में आपको एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन बताया डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा। अगले इसके लेक्चर में हम लोग एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, साथ ही साथ एल्डिहाइड, कीटोन, इसके लिए कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं, इसको डील करेंगे। उम्मीद करता हूँ हमारा लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, आप लोगों के डाउट बन रहे होंगे, आपके क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। तो भैया थोड़ा सब्सक्राइब भी करा दो, साथ में शेयर भी कर लो, कमेंट भी कर लो। कोई बात नहीं पकड़ में आ रही तो उसको पूछो भी। तो आप इस लॉकडाउन की सिचुएशन में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डे बाय डे आगे की तरफ बढ़िए, अपनी रैंक को इम्प्रूव करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, रैंक 1 की तरफ आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, जितना टाइम आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज करिए, ताकि आने वाले पेपर में आपको ये मलाल ना रहे कि मैं ये कर सकता था और मैं ये नहीं कर पाया। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसी के अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। जय हिंद।